अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक नई शक्ति सातवाहनों की। ये पश्चिमी भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। पश्चिम से अभिप्राय आप गुजरात से नीचे ले लीजिए, यहां पर महाराष्ट्र और उससे लगते हुए इलाके थे। पश्चिम भारत की महत्वपूर्ण शक्ति सातवाहन। सातवाहन शासक पश्चिमी भारत की महत्वपूर्ण शक्ति। मैप में आप देख सकते हैं इनका जो क्षेत्र था कहां कहां तक फैला हुआ था। पश्चिमी भारत की महत्वपूर्ण शक्ति। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक था बेटा सिमुक, याद रखना आप, सिमुक। आगे चलते हैं। यहां सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक जिसका जिक्र किया गया है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था, महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। इसका नाम आपको पता रखना है। और जो नासिक अभिलेख है वो इसी से संबंधित है, याद रखना। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, गौतमी बलश्री अभिलेख गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी से संबंधित है। इसकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख में इसके बारे में पता चलता है और यही वो अभिलेख है गौतमी बलश्री जो इसकी मां थी। गौतमी बलश्री इसकी मां का मतलब है बेटा ये इस राजा की मां है ना। गौतमी बलश्री इसकी मां के अभिलेख से इसके बारे में हमें जानकारी, इसके अभिलेख से जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों के बारे में और क्या क्या जानकारी दी हुई है। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर मैं लिखता हूं, सातवाहन शासकों को क्या कहा गया, दक्षिणापथ का स्वामी, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। कई बार प्रश्न आता है किस वंश के शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, इसका मतलब यह होता है, याद रखना। श्री सातकर्णी ने पश्चिम में, पूर्व में और दक्षिण के साथ में तटीय क्षेत्रों में अपनी सेनाएं भेजी थी। एक और राजा का नाम आपको पता रखना है, श्री सातकर्णी। श्री सातकर्णी ने पश्चिम, पूर्व तथा तटीय क्षेत्रों में सेनाएं भेजी थी। तो ये है आपके सातवाहन शासकों के बारे में जानकारी। सातवाहनों के बारे में इतनी जानकारी आपको पता रखनी क्या है। देखिए, पश्चिमी भारत की ताकत थी, संस्थापक सिमुक, याद रखना है। हमने देखिए पल्लव वंश का संस्थापक पढ़ा था, राष्ट्रकूट का पढ़ा था ना। तो यहां पर जब दिया हुआ है सातवाहन शासक तो इसका संस्थापक आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, मां का नाम गौतमी बलश्री और ये जो नासिक अभिलेख है वो इसी से संबंधित है, याद रखना। नासिक महाराष्ट्र के अंदर है, वहां से अभिलेख मिला इसलिए इसको नासिक अभिलेख कहते हैं। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये एक फैक्ट ध्यान रखना है कि इन्होंने पश्चिम में, पूर्व में और तटीय क्षेत्रों में अपनी सेनाएं भेजी थी। इसका मतलब वीर थे, साम्राज्य विस्तार इनकी पहली प्राथमिकता थी। इस तरह से चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं रेशम मार्ग की कहानी, सिल्क रूट जिसको आप बोलते हैं। रेशम मार्ग की कहानी आपकी किताब में भी सिल्क रूट दिया हुआ है। रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट।
सबसे पहले हम रेशम की विशेषताएं देखते हैं। आपको पता है रेशम का जो कपड़ा होता है बहुत महंगा भी होता है, अच्छा भी होता है, सबको पसंद आता है। तो रेशम का कपड़ा अपनी चमक के लिए, चिकनी और मुलायम बनावट, रेशम का कपड़ा अपनी चमक, जो बुनावट होती है उसकी बहुत अच्छी होती है, मुलायम बनावट, चिकनी व मुलायम बनावट, बुनावट या बनावट कुछ भी कह सकते हैं आप, चीज ऐसी होती है ना। और इसकी जो कीमत होती है वो भी अधिक होती है ना, कीमत की वजह से खास माना जाता है। कीमत की वजह से हम लोग कई बार अगर महंगा कपड़ा ले आते हैं ना तो घर वाले कहते हैं अरे यार इतना महंगा कपड़ा, क्या एक रेशम का कपड़ा है ऐसे। तो रेशम ऐसी चीज है, आपको पता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, रेशम का तैयार करने की विशेष प्रक्रिया होती है। उनके कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है, फिर उनको उबलते हुए पानी में डाला जाता है तो वो उनके मुंह से एक लार निकलती है। उस लार को रासायनिक प्रक्रिया से धागे के रूप में तब्दील किया जाता है, उसके बाद में उसको रेशम निर्माण। तो रेशम कपड़ा तैयार करने की प्रक्रिया में रेशम के कीड़े से रेशम तैयार करने की प्रक्रिया में रेशम के कीड़े, जिसको बाद में कोकून कहा जाता है, याद रखना, आप साइंस में पढ़ते हैं कोकून, और नहीं तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा, कोई न कोई पढ़ा देगा साइंस में। रेशम का जब भी चैप्टर आएगा तो कोकून को आप समझेंगे। तो रेशम का जो कपड़ा तैयार होता है प्रक्रिया में रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर इसको ध्यान से समझना, महत्वपूर्ण है रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़ों को पाला भी जाता है, इसके लिए अलग से खेती भी की जाती है ना, और सूत की कताई की जाती है और इससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम निकालकर कताई कर कपड़ा बुना जाता है रेशम का। तो ये है रेशम निर्माण की प्रक्रिया। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है, याद रखना, बताऊंगा, मैं लिख लूंगा बाद में थोड़ा। रेशम बनाने की जो तकनीक है सबसे पहले चीन में विकसित हुई, याद रखना। रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले अर्थात सर्वप्रथम चीन के अंदर विकसित हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। चीन में विकसित हुई, चीन में सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का विकास हुआ। फिर वहां से ये जो चीन है, ये जो रेशम है वो आगे फैली। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम वापिस देख लेते हैं। रेशम मार्ग की कहानी में क्या है, रेशम मार्ग की कहानी, सिल्क रूट। रेशम का कपड़ा अपनी चमक के लिए, चिकनी और मुलायम बनावट के लिए, कीमत की वजह से बहुत खास माना जाता है, इनकी विशेषता है रेशम की। रेशम तैयार करने की प्रक्रिया, रेशम के कीड़े को शहतूत के पत्ते पर बांधा जाता है, उस कोकून से कच्चा रेशम निकाल करके फिर रासायनिक प्रक्रिया से फिर उसको कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की जो तकनीक है सबसे पहले चीन में विकसित हुई, ये बात ध्यान रखना आप। हाँ, यहां से या आपको बिंदु लिखना है। चलिए लिखिए इसको। इसमें अपने सातवानों के बारे में जानकारी प्राप्त की और रेशम मार्ग या सिल्क रूट को हमने स्टार्ट किया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको फिनिश करते हैं कि रेशम या सिल्क रूट या रेशम मार्ग के बारे में और क्या जानकारी दी गई है। लिखिए इसको। रेशम मार्ग, रेशम की प्रक्रिया। अब इसका व्यापार कैसे होता था, तो चाइना के जो व्यापारी थे, चीन के जो व्यापारी थे वो पैदल, देखिए चीन के व्यापारी एक तो पैदल, घोड़ों पर तथा ऊंटों पर, ये माध्यम थे। पैदल भी जाते थे, घोड़ों पर जाते थे, ऊंटों पर जाते थे, है ना। रेशम का कपड़ा ऊंटों पर, रेशम का कपड़ा व्यापार हेतु लाद कर ले जाते थे,
काफी समय तक तो इन्होंने ये जो तकनीक है वो गुप्त रखी, लेकिन बाद में जो है ये अरब होते हुए फिर यूरोप के अंदर फैली है ना। रेशम मार्ग जो सिल्क रूट है उसके माध्यम से व्यापार करते थे, लाद कर ले जाते थे तथा सिल्क रूट रेशम मार्ग से व्यापार करते थे। मतलब रेशम मार्ग का जो केंद्र था वो था चाइना। चाइना से फिर सारी शाखाएं जो भी रूट था, चाहे वो अरब कंट्री जो, चाहे वो यूरोप हो, रोम हो ना, वहां से सारे व्यापारी वहां जाते थे। तो रेशम का कपड़ा जो है ईरान और पश्चिम होते हुए फिर रोम पहुंचा। रेशम का कपड़ा ईरान पश्चिम होते हुए रोम पहुंचा, क्योंकि रोम व्यापार का मुख्य केंद्र था। उस जमाने में कहा जाता है कि सारी सड़कें रोम को जाती है। इसका मतलब यह है कि व्यापार की जितनी भी सारी सड़कें थी, जितने भी रास्ते थे, वो रोम जरूर जाते थे, है ना। तो ये आपको पता रखना है। फिर एक मैंने बताया था आपको कि रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। किसको? रेशम के कीड़ों को। तो ये सिल्क रूट के बारे में कुछ और जानकारियां हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। चीन के व्यापारी पैदल, ऊंट और घोड़ों पर व्यापार करते थे, लाद कर ले जाते, सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार करते थे। उसके बाद में अगला बिंदु है रेशम का कपड़ा ईरान और पश्चिम होते हुए रोम पहुंचा। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्तों को मालबरी ट्री पर पाला जाता है। तो यहां पर ये टॉपिक समाप्त होता है, वीडियो भी समाप्त होता है। फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लिखिए इसको।